मुंबई में हुई शरद पवार अजीत पवार की बैठक। शरद पवार ने कहा, अजीत के मन में कोई बात थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। यूसीसी को लेकर सियासी बवाल जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की बैठक। कहा, लिंक पर एक क्लिक कर जता सकेंगे विरोध। मणिपुर सरकार ने राज्य में बढ़ाया इंटरनेट प्रतिबंध। अगले 5 दिनों तक निलंबित रहेगी इंटरनेट सेवाएं। जोर शोर से चल रही चंद्रयान 3 की तैयारियां। 13 जुलाई को हो सकता है लॉन्च। रॉकेट के ऊपरी हिस्से में रखा गया चंद्रयान। चीन में चरम मौसम से आया संकट। अन्न की किल्लत। अल नीनो के प्रभाव से देश में आया मौसम संकट। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एनसीपी में बगावत के बाद आज अपने विधायकों की एकजुटता के मद्देनजर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के वाई.बी. चौहान केंद्र में बैठक बुलाई। मुंबई में आयोजित पवार ने बुधवार सुबह 11 बजे और शरद पवार ने दोपहर 1 बजे बैठक की। दोनों गुटों की अलग अलग हुई बैठक में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अजीत पवार की बैठक में एनसीपी के 32 विधायक पहुंचे और दावा किया गया कि उनके पास 42 विधायकों का समर्थन है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली बैठक में कुल 13 विधायक, 3 एमएलसी और 5 सांसद मौजूद थे। अपनी बैठक के दौरान शरद पवार ने कहा, 24 साल पहले एनसीपी का जन्म मुंबई में हुआ। इन 24 वर्षों में अनेक कार्यकर्ता विधानमंडल में आए, कुछ सांसद, विधायक और मंत्री बने। एक सामान्य परिवार का कार्यकर्ता कैसे राज्य चला सकता है, ये देखने को मिला। इस राज्य के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई। संकट तो बहुत है। मैंने कईयों के साथ काम किया। कई लोगों के काम करने का तरीका अलग अलग था। उन्होंने कहा कि उस समय मेरा तरीका लोगों से बात करना और कोई निर्णय लेने पर उनकी बात सुनना था, लेकिन आज देश में ऐसा नहीं है। आज देश और सभी राज्यों में असंतोष है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो संवाद जरूरी है। शरद पवार ने कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ है वही एनसीपी के साथ बीजेपी करना चाहती है। गलती को सुधारना हमारा काम है। अगर अजीत के मन में कोई बात थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। शरद पवार ने कहा कि जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला लिया है उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। अजीत पवार गुट ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। तो वहीं अजीत पवार ने चाचा शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शरद पवार 83 साल के हो गए हैं, अब आशीर्वाद दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई। बैठक के बाद बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि यूसीसी का विरोध किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली। AIMPLB की ओर से कहा गया कि विरोध करने के लिए बस एक लिंक पर क्लिक करना होगा, जहां पर विरोध की लाइनें पहले से मौजूद है। बस अपनी मेल आईडी से उसे लॉ कमीशन को भेजना होगा। बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि यूसीसी के मसले पर चर्चा हुई है और जो बातें हुई उसमें आपत्तियों के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसे लेकर एक लिंक जारी किया गया है और आम लोगों से इसका विरोध करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा, यह बात हम पहले ही कह चुके हैं कि यूसीसी के प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत के कानून के तहत नहीं है। ऐसे में इसका विरोध जायज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत पर आधारित है, इसलिए कोई भी मुसलमान उसमें किसी भी तरीके से बदलाव को मंजूर नहीं करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी चिट्ठी में कहा गया है कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है। इसके जरिए अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग हुई यूसीसी के मुद्दे पर और इसमें कई बातें आई हैं सामने और उस सिलसिले में बोर्ड की तरफ से प्रेस नोट जारी करके आप लोगों से तो उससे मुतला किया जाएगा कोर्ट के ऊपर। आप सब जानते हैं कि बोर्ड ने फ्रॉम डे 1 यूसीसी की मुखालफत की है और हम सबकी भी यही राय है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा है जिसकी की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को अपने मजहब पर
अमल करने का पूरा इख्तियार दिया है। और से देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे और जो हर धर्म हर मजहब के लोग उसमें आज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं वो अपने धर्म के एतबार से जो रसूमात हैं उसको उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें ये उनके मजहबी सब के मामले हैं। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में लाना चाहती है। ये इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। वह जो भी चीज़ धर्म का है उसको उसमें काम अपना धर्म के एतबार से काम करने दें। और जहाँ तक मुल्क का ताल्लुक है उसको जोड़ने के लिए मुल्क के जोड़ने की बात करें। सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विरोध जारी है और ये सीधे सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है और कुरान और हदीस के उसूलों और अहकामात की पासदारी नहीं करता है। इसलिए उलमाए कराम उत्तर प्रदेश, केरला ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी उलमा हैं और मुस्लिम संगठन हैं इसका विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात भी विरोध कर रही है। मणिपुर हिंसा को देखते हुए मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है। हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं अगले 5 दिनों तक निलंबित रहेंगी। बुधवार को मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। 3 मई को मणिपुर सरकार ने सबसे पहले मणिपुर में ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। इससे पहले मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हिंसा प्रभावित राज्य में इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बहाल करने का निर्देश दिया था। चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियां इसरो में जोर शोर से चल रही हैं। चंद्रयान 3 को रॉकेट के ऊपरी हिस्से में रखा गया है। इसके बाद उसे असेंबलिंग यूनिट में ले जाकर GSLV Mk3 रॉकेट से जोड़ दिया गया है। भारत के लिए यह एक बेहद रोमांचक क्षण है, जबकि चंद्रयान 3 देश का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन है। आपको बता दें, पहले 2 चंद्र अभियानों के बाद यह तीसरा प्रयास है। इस मिशन को 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी संभावित लॉन्च डेट 13 जुलाई 2023 बताई जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इसे आंध्र प्रदेश के तट पर मौजूद श्रीहरिकोटा के सतीश ध्वज स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। लॉन्चिंग के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम GSLV चंद्रयान 3 मिशन इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का काफी फॉलो अप मिशन है। यानी पिछली बार जो गलती हुई थी उसे सुधारने और अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मिशन है। यह मिशन 75 करोड़ रुपए का है। इसरो चीफ डॉक्टर S सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग कराया जाएगा। We have completed the testing and also mated with the rocket compartment that's called payload fairing, and we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we will assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and go for the launch campaign. बेतहाशा गिरती अर्थव्यवस्था चीन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अब एक और संकट चीन को घेरने जा रहा है। देश में मौसम की चरम स्थिति से देश भर में खाद्य सुरक्षा का संकट पनपने लगा है। वहीं चीन मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले हफ्ते में महीनों में देश अल नीनो का प्रभाव में आ जाएगा, जिसकी वजह से देश के दक्षिणी हिस्से में भयंकर बाढ़ तो उत्तरी हिस्से में सूखे का प्रभाव देखा जा सकता है। एक नई स्टडी से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 दशक में चीन की प्रमुख फसल चावल के उत्पादन में काफी गिरावट देखने को मिली है। अभी हाल ही में US नेशनल एसोसिएशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि चीन में अल नीनो का प्रभाव 8 से 10 महीने तक रह सकता है और उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों में धीरे धीरे मजबूत होते हुए पूरे देश में अपना प्रभाव दिखाएगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।